In the previous lecture, we have studied the concept of aggregate supply, and we have studied the different shapes of aggregate supply, that is in the immediate short run, in the short run, and in the long run. In the immediate short run period, the aggregate supply curve is horizontal slope, while in the short run period, aggregate supply curve is positively sloped, and finally, aggregate supply curve is vertical slope in the long run period. Today we are going to extend the same topic, that is determinants of aggregate supply. I am going to share the screen. Today's contents are determinants of aggregate supply. Change changes in aggregate supply. अब जो वेरिएबल्स या इंडिकेटर्स एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्टिंग का बायस बनते हैं, चेंजेस का बायस बनते हैं, हम उनको डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं. There are two types of changes in aggregate supply curve. First one is due to change in the price level, and second one is due to change in the other factors. Other factors जिनको हम determinants बोलते हैं, जो आज हम स्टडी करेंगे. तो ये दो तरह की एग्रीगेट सप्लाई कर्व में चेंजेस होती हैं, एक है प्राइस लेवल की वजह से और दूसरी है अदर फैक्टर की वजह से. जो प्राइस लेवल की वजह से है उसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ मूवमेंट होती है, उसी कर्व के साथ मूवमेंट होती है. जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम ड्रा करते हैं, मतलब अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो AS1 है ये ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसी कर्व के साथ मूवमेंट होती है. प्राइस लेवल बढ़े तो ये राइट साइड पे चला गया, कम हो तो इधर आ जाएगा GDP. लेकिन दूसरी जो चेंज है अदर फैक्टर की वजह से, अगर अदर फैक्टर्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा. इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. These factors or other variables are named as the determinants of aggregate supply. ये जो अदर फैक्टर है जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट कर जाता है, इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं. Here are the determinants of aggregate supply. First one is input prices. First variable is input prices. ये अगर अकेला प्राइस बात करेंगे तो वो नहीं, वो शिफ्टिंग का बाइस नहीं बनता. ये है इनपुट प्राइसेस. इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल या जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उनकी जो प्राइसेस हैं वो इनपुट प्राइसेस कहलाएंगी. तो अगर इनपुट प्राइसेस में इजाफा हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट पर शिफ्ट कर जाएगा. मैं इसकी माइक्रो एग्जांपल देता हूँ, आप माइक्रो लेवल को मैक्रो पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मेरे पास आप कह लें कि 20 मिलियन है, मैं 20 मिलियन से प्रोडक्शन करना चाहता हूँ. तो अब अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, रिसोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो उसी 20 मिलियन में मैं कम रिसोर्सेज हायर कर पाऊंगा और प्रोडक्शन भी कम होगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. ऑन द अदर हैंड, अगर इनपुट और रिसोर्स प्राइस कम हो जाती है तो फिर यह है कि रिसोर्सेज चीपरली अवेलेबल हैं तो हम ज़्यादा रिसोर्स हायर कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी. प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी. एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड. इनपुट प्राइसेस जो है ये डोमेस्टिक इनपुट भी हो सकती है और फॉरेन इनपुट भी हो सकती है. तो इनकी सब हेडिंग्स हैं. 1.1 है डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस. डोमेस्टिक इनपुट भी हो सकती है और इंपोर्टेड इनपुट भी हो सकती है. दोनों को देख लेते हैं, सेम वे में ही अफेक्ट करते हैं. 1.1 पे डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस मतलब फर्म है या कोई इंडस्ट्री है, वो जो रिसोर्स यूज करती है, लाइक डोमेस्टिक लैंड यूज कर रही है डोमेस्टिक, या वो लेबर डोमेस्टिक यूज कर रही है, तो अगर इन रिसोर्सेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड.
ऑन द अदर हैंड अगर इन रिसोर्सेज की प्राइसेस में कमी आ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेकंड इज प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्सेज। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो रिसोर्स है या इनपुट है ये डोमेस्टिक भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है। तो ये है प्राइस ऑफ इंपोर्टेड रिसोर्स, जो बाहर से हम रिसोर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे फर्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, पेट्रोल यूज होता है बहुत ज़्यादा, या जनरेटर पे यूज होता है या व्हाट्सोएवर, और वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। आप देखते हैं ना कि इधर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, उधर कहते हैं जी कपड़े भी महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो रीज़न यही है कि वो मोस्टली हर जगह पे यूज हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटीरियल हर जगह पे यूज हो रही हैं, और मोस्टली जगह पे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रही हैं। तो जब इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस बढ़ती है तो फिर जो है वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होने से उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है। सेम वे में अगर इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस कम हो जाती है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेकंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है? प्रोडक्टिविटी का फार्मूला है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो पर यूनिट आउटपुट को जाहिर करती है, पर यूनिट आउटपुट को जाहिर करती है कि आपका एक यूनिट क्या प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल आउटपुट को टोटल इनपुट पर डिवाइड किया है कि आपका एक यूनिट क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी ज्यादा होगी। जैसे आप जापान को देखें, उनकी इनपुट्स बहुत कम है, रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड थर्ड नंबर पे उनकी जीडीपी है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी पर यूनिट आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी। ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सो एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। ऑन द अदर हैंड अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। थर्ड वन इज लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, changes in legal institutional environment in which business operate are the final determinant of aggregate supply. Two changes of this type are: first one is change in taxes and subsidies, and second one is changes in extent of regulation. इसके अंदर दो पॉइंट्स है, पहला है बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ऑब्वियसली अगर बिजनेस टैक्सेस और सब्सिडीज ज्यादा हैं तो पर यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा होगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसके मुकाबला में अगर बिजनेस टैक्सेस कम है, सब्सिडीज ज्यादा हैं, बिजनेस टैक्सेस जो टैक्सेस लगाए थे आपको पता होगा, सब्सिडीज ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को कोई रायत दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है बिजली के बिलों में या गैस के बिलों में, या आप कह लें कि कोई टैक्स फ्री जोन बना दी जाती है। जैसे ग्वादर को इस टाइम टैक्स फ्री जोन बनाया गया है ताकि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो सके। सब्सिडी दी हैं, टैक्सेस भी नहीं लगाए और सब्सिडीज भी दी हैं। तो जितने टैक्सेस कम लगाए जाएं या सब्सिडी ज़्यादा दी जाए तो उतनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट द राइट साइड। और इसके मुकाबला में अगर हाई बिजनेस टैक्सेस हैं और सब्सिडीज भी नहीं दी जा रही तो इस केस में जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। गवर्नमेंट रेगुलेशन, जितनी गवर्नमेंट ज्यादा रेगुलाइज्ड होगी, जितना चेक एंड बैलेंस ज्यादा होगा, उतनी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो उतनी ही स्मूथली टैक्सेस को रिकवर भी कर रहे होंगे, उतनी एक्यूरेटली टैक्सेस को रिकवर भी कर रहे होंगे, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और जितनी गवर्नमेंट डीरेगुलाइज्ड होगी उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द
right side. So these are the determinants of aggregate supply. ये overall determinant, three major determinants हैं: input price, productivity, legal, institutional environment. इनके आगे फिर सब headings हैं. The source of this lecture is from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter 29, aggregate demand, aggregate supply. जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. Next topic that we are going to discuss is equilibrium and changes in equilibrium. अब ऑब्वियसली इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होंगे. When aggregate demand is equal to the aggregate supply. Aggregate demand, you know, aggregate demand shows the inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. On the other hand, aggregate supply curve shows the relationship between the price level and output produced by the economy. So at that point where aggregate demand is equal to the aggregate supply, this is named as the equilibrium. And where aggregate demand is equal to aggregate supply, this price level is named as the equilibrium price level, and this real GDP is named as the equilibrium real GDP. Here you can see that this one is aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई का स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, फिर पॉजिटिव स्लोप हो जाता है और फिर लॉन्ग रन में वर्टिकल स्लोप हो जाता है. एग्रीगेट डिमांड का जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है. ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आपके सामने प्रेजेंट है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं. ऑब्वियसली इमीडिएट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, तब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ही होने चाहिए. तो वो फिर वो फर्स्ट वाले पीरियड में होता है जहां पे हॉरिजॉन्टल स्लोप है. मतलब अगर इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करेगा. और अगर लॉन्ग रन पीरियड है तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करेगा. However, at that point where aggregate demand curve is equal to the aggregate supply, whatever the period is, immediate short run है या short run है या long run है, ये मैटर नहीं करता. जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो वो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल हो, इक्विलिब्रियम जीडीपी कहलाता है. नेक्स्ट इज चेंजेस इन इक्विलिब्रियम. इट इज वेरी सिंपल. मतलब क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, as a result of increase in aggregate demand. अब देखें, अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है, एग्रीगेट डिमांड का जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है इजाफा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से, नेट एक्सपोर्ट, जो इसके डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े हैं, किसी भी वजह से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है, एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल को क्या हुआ है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्या हुआ है वो आप बता देंगे. यह नया इक्विलिब्रियम है जहां पे कर्सर इस टाइम मौजूद है. प्राइस लेवल भी बढ़ गया, रियल जीडीपी भी बढ़ गई. सेम वे में अगर कहा जाए आपको, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है, या आप ये कह लें कि एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो आपने देखना इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड का डिटर्मिनेंट है. एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो ए से सी पॉइंट पे आ जाएगा. तो क्या इफेक्ट हुआ है, प्राइस लेवल भी कम हो गया है और जीडीपी भी कम हो गई है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पे गौर करना है, उस लिहाज से शिफ्ट कर देना कर्व को. इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई भी तो चेंज हो सकती है. व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी as a result of change in aggregate supply, as a result of decrease in aggregate supply. जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिक्रीज होता है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम नया ए से बी पर चला जाएगा. तो क्या इफेक्ट हुआ है, प्राइस लेवल बढ़ गया है जबकि रियल जीडीपी कम हो गई है. ये डायग्राम के जरिए ही बताया जा सकता है. इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं
व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, कि अगर एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा हो जाए तब तो एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बी से ए पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो क्या इफेक्ट हुआ, प्राइस लेवल कम हो गया, जीडीपी में इजाफा हो गया। तो जिस तरीके से क्वेश्चन हो उस तरीके से हम शिफ्टिंग करके, और दोनों कर्व भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भी। अगर इक्वल शिफ्टिंग होगी तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल पे इफेक्ट होगा, एक पे नहीं होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि अगर अगर इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है, अगर इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है, उसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, उसमें अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो वो सिर्फ रियल जीडीपी को अफेक्ट कर पाएगी, प्राइस लेवल को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड में प्राइस लेवल जो है वो आप देखें कि हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो इसलिए प्राइस लेवल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर अगर पीरियड शॉर्ट रन है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो प्राइस लेवल और रियल जीडीपी दोनों को अफेक्ट कर पाएगी। और इसके मुकाबला में अगर लॉन्ग रन पीरियड है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल स्लोप हो जाता है, तो उसमें जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व सिर्फ प्राइस लेवल को अफेक्ट कर पाएगा, रियल जीडीपी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जो एंड पे मैंने बोला है, ये जो जुबानी उस वो अगर आपने चेक करना हो तो उसके लिए आप जो है वो मैनकिव की बुक देख सकते हैं, और बाकी ये आपके सामने मौजूद है, मैकॉनल ब्रू है, चैप्टर 29 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।